हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो सब एग्जाम में आता है, चाहे वो आर ओ का एग्जाम हो या फिर यूपी पीसीएस का जब एग्जाम आएगा अगले साल उसमें भी ये पूछा जाएगा। हाई कोर्ट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहले किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था एराटोस्थेनीज ने। और भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को। भूगोल का जनक अलग है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अलग है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इतना हम्बोल्ट याद कर लीजिए, ये काफ़ी है। और इनका योगदान क्या रहा है ज्योग्राफी में? तो समताप रेखा की इन्होंने पहली बार बात की थी कि जहाँ पे तापमान समान होता है उसको मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कॉस्मॉस, ये इंपॉर्टेंट है, हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मॉस। अब जो पूरा ब्रह्मांड है उसे जो डिफाइन करने वाले लोग थे उनके वैज्ञानिकों के दो गुट हैं, एक है संभावनावाद वाला, एक है निश्चयवाद वाला। संभावनावाद वाला व्यक्ति कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो मनुष्य है वो सेंटर में है, वो जो चाहे वो कर सकता है। निश्चयवाद वाले कहते हैं कि प्रकृति सेंटर में है, प्रकृति को सेंटर में रख के ये बात करते हैं। तो संभावनावाद के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनमें विडाल डी ला ब्लास हैं, जो स्टार्टिंग में ये वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी अपनी परिकल्पना दी। उनमें पहला आता है विडाल डी ला ब्लास और दूसरे हैं लुसियन फेब्रे हैं। और लुसियन फेब्रे की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। निश्चयवाद में कौन कौन आता है? निश्चयवाद की जो मेन है ये फ्रेडरिक रेडजेल, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक है फ्रेडरिक रेडजेल की, और ये निश्चयवाद को मानते हैं। फिर एक आता है नवनियतिवाद, जिसके जो संस्थापक कहे जाते हैं ग्रिफिथ ट्रेलर। नवनियतिवाद की संकल्पना किसने दी? ग्रिफिथ ट्रेलर ने। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। एक बुक है द ज्योग्राफी, ये किसने लिखी है? टॉलमी ने। और पहली बार इन्होंने ही पृथ्वी केंद्र में है ऐसी बात की, पृथ्वी केंद्र में है इन्होंने कहा था। और जो विश्व का मानचित्र था उस पर भारत को पहली बार किसने दिखाया? टॉलमी ने। और इनका मानना था कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी चीज़ें इसके चारों तरफ घूम रही हैं। और एक पुस्तक है ज्योग्राफी का, जिसके लेखक हैं स्ट्रैबो। तो ये पुस्तक हमें याद रखनी है। पहली वाली थी द ज्योग्राफी, इसके लेखक थे टॉलमी। ज्योग्राफिका के लेखक हैं स्ट्रैबो। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी द एल्डर। समताप रेखा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को, जो हमने देखा पहले। इन्हीं को आधुनिक भूगोल का जनक भी कहते हैं। सौर मंडल की संकल्पना पहली बार किसने दी? कोपरनिकस ने। और इन्होंने ही पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य केंद्र में नहीं है। जो टॉलमी ने कहा था पृथ्वी केंद्र में है, कोपरनिकस ने कहा सूर्य केंद्र में है, बाकी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। फिर ग्रहों की गतियों का नियम किसने दिया? केपलर ने। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है ऐसा 1920 में किसने कहा था पहली बार? एडविन हब्बल ने। पहली बार ब्रह्मांड के विस्तार होने की बात एडविन हब्बल ने की। अब तारे की अवस्था देखेंगे कि कब किस रंग का तारा होता है। तो जब सबसे युवा तारा होता है, जो सबसे तुरंत बन रहा होता है, तब उसका रंग होता है नीला और सफ़ेद, नीला या फिर सफ़ेद। जब वो प्रौढ़ हो रहा होता है तो उसका रंग नारंगी हो जाता है। जब वो वृद्ध हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं लाल दानव। जो तारा होता है उसी को ही लाल दानव कहते हैं। जब वो उसका रंग लाल हो जाता है मतलब उसकी जितनी हाइड्रोजन थी सभी हीलियम में कन्वर्ट हो गई, अब उसके पास हाइड्रोजन नहीं बनी। तारे का निर्माण कैसे होता है? जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, तब तारे का निर्माण होता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा सूर्य का भी निर्माण हुआ है। सूर्य भी एक तारा है। तो ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तारे के द्रव्यमान से संबंधित एक सीमा रखी गई है, जो वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने एक सीमा रखी थी, जिसका जो सीमा है 1.44 सौर द्रव्यमान। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर, यानी 1.44 से कम या फिर 1.44 सौर द्रव्यमान का होता है, तो वह पहले श्वेत वामन यानी वाइट डॉर्फ बनता है, बाद में ब्लैक डॉर्फ बनता है। मतलब अगर उसकी सभी हीलियम जो हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद धीरे धीरे तारे की ख़त्म होने की अवस्था आ जाती है। तो अगर वो तारा बड़ा है तब उसमें दूसरा चीज़ होगा, लेकिन अगर उसका द्रव्यमान 1.44 से कम होगा या फिर इसके बराबर होगा, तब वो पहले श्वेत वामन बनेगा, वाइट डॉर्फ बन जाएगा वो तारा कन्वर्ट होके, और धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा और बाद में ब्लैक वामन बन जाएगा, ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। तो ये किस में बात की गई है? जब 1.44 सौर द्रव्यमान से कम है तारे का द्रव्यमान। और अगर 1.44 चंद्रशेखर सीमा से तारे का द्रव्यमान ज़्यादा है, मतलब बड़ा तारा है, तो वो पहले उसमें एक विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट। वो धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और उसके बाद एक विस्फोट होगा बहुत तेज,
और उसे कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इसके बाद एक तारा बनेगा सिकुड़ा हुआ एक पॉइंट, उसे कहेंगे न्यूट्रॉन तारा। और यही न्यूट्रॉन तारा बाद में जब पूरी तरह से सिकुड़ के एक पॉइंट के रूप में आ जाता है तो उसे कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल कैसे बनता है? तो जब कोई बड़ा तारा जिसका द्रव्यमान 1.44 चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा होता है उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, फिर न्यूट्रॉन तारा बनता है, उसके बाद ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लैक होल से कोई भी चीज़ पास नहीं हो पाती, यहाँ तक कि प्रकाश भी पास नहीं होता। तो ये सभी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी। अब एक चीज़ देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दो संकल्पनाएं दी जाती हैं, एक होती है अद्वैतवादी संकल्पना, एक होती है द्वैतवादी। अद्वैतवादी क्या है? जिसमें एक ही तारे की कल्पना की गई थी, मतलब एक ही तारा था, उसी से पूरा ब्रह्मांड बना है। और दूसरी द्वैतवादी जो संकल्पना, उसमें कहा गया है कि दो तरह के सूर्य, मतलब दो तरह के तारे थे जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। तो पहली वाली देखते हैं, इसमें दो लोगों के विचार इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो है कांट का विचार। इनका जो विचार था, परिकल्पना थी, उसे कहते हैं वायव्य राशि परिकल्पना। इन्होंने 1755 में अपनी परिकल्पना दी। ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कांट की परिकल्पना है वायव्य राशि परिकल्पना। इन्होंने कहा था कि पहले एक गैसीय पिंड था, उसमें से कई छल्ले अलग हुए, मतलब एक पिंड है, इससे कई छल्ले धीरे धीरे अलग हुए, एक साथ कई छल्ले अलग हुए, और यही जब संघनित हुए तो ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये इनकी परिकल्पना थी, वायव्य राशि की परिकल्पना। दूसरी आती है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इसमें थोड़ा संशोधन किया गया कांट की परिकल्पना से। तो ये लाप्लास ने क्या दिया कि एक निहारिका थी जो एक तप्त, मतलब जलता हुआ एक गोला था गैस का, और उससे पहले एक छल्ला अलग हुआ। कांट ने कहा था कि एक साथ कई छल्ले अलग हुए थे और उसके बाद फिर वो संघनित हुए, ग्रह बने। तो और इन्होंने, लाप्लास ने कहा कि पहले एक छल्ला अलग हुआ, उसके बाद इसी छल्ले से कई ग्रह बने, यही टूटा, उसके बाद कई ग्रह बने। तो इसे कहते हैं निहारिका परिकल्पना। इसमें निहारिका क्या है कि जो पहले गैस का गोला था उसे निहारिका इन्होंने बोला। तो ये है लाप्लास की परिकल्पना। ये दोनों हो गई अद्वैतवादी। फिर द्वैतवादी में देखेंगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि पहले एक सूर्य था, मतलब एक गोला था, और उससे एक और गोला आके जब आप आया और उसकी आकर्षण शक्ति से पहले वाले से कुछ पदार्थ अलग हुए, कुछ कण अलग हुए, परमाणु अलग हुए, और उन्हीं से ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इसमें दो चीज़ की परिकल्पना की गई है, दो सूर्य की परिकल्पना यहाँ पर हुई है, और इसी को कहते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। ये किसने दिया था? चैम्बरलेन और मोल्टन ने। फिर आती है जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना। तो पूछा जाता है ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है? चैम्बरलेन और मोल्टन की। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और जेफरी की। इसमें क्या था कि इसने कहा कि दो सूर्य थे और एक में एक फिलामेंट टाइप का निकला था। जब दूसरा सूर्य इसके पास से निकला तो ये फिलामेंट अलग हो गया, आकर्षण शक्ति से, ज्वारीय शक्ति से ये फिलामेंट अलग हो गया, और यही टूट के बाद में ग्रहों का निर्माण किया इसने। तो ये हो गई जेम्स जीन्स और जेफरी के परिकल्पना। फिर आती है ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना। ये किसने की दी थी? धूल परिकल्पना ये ऑटो स्मिथ ने दी थी। ये रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा जब एक सूर्य दूसरे सूर्य के पास से गुजरा तो वहाँ से कुछ धूल के कण और जितने पदार्थ थे उन्हें अलग कर दिया उसने, और वही सब बाद में ग्रह बन गए। तो ये थी तीनों परिकल्पनाएं जो द्वैतवादी से संबंधित है। लेकिन इन सभी को ज़्यादा स्वीकार नहीं किया जाता। जो सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेंत्रे ने दी, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। पहले पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट में केंद्रित था जिसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था, घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन एरिया बहुत कम था, आयतन बहुत कम था। बाद में इस पर विस्फोट हुआ, इतना ज़्यादा इसका घनत्व हो गया कि इसमें विस्फोट हो गया। फिर धीरे धीरे ये फैलता गया और बहुत ज़्यादा इसमें कण अलग होते गए, और धीरे धीरे ये ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया इसने। तो इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, और इसी परमाणु के विस्फोट को कहते हैं बिग बैंग। तो ये हो गई बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंत्रे ने दी थी। फिर आता है सूर्य के बारे में देखेंगे। तो सूर्य का व्यास कितना है? 13.9 लाख किलोमीटर। इसकी आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। अब ये सूर्य है और इसके ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले यम भी था जिसे 2006 में अलग कर दिया गया। इसे डॉर्फ जो ग्रह होते हैं बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी आती है हमारी तीसरे नंबर पे। यहाँ से दूरी के मामले में तीसरे नंबर पे आती है। पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी के समान ग्रह होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जो जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह किसे बोलते हैं? तो बृहस्पति से इधर जितने ग्रह हैं उसे जोवियन बोलते हैं। ये सभी बड़े ग्रह हैं। जो पास वाले ग्रह हैं उसमें जो
उनकी जो प्रकृति है वो चट्टानिक है, मतलब वहाँ पे चट्टानें हैं, लेकिन ये बाद वाले ग्रह इसमें गैसेस ज़्यादा हैं, ये गैस के गोले होते हैं सभी। और किसके किसके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो और मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो वर्तमान की जो अभी हाल की जो बात है उसमें शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह निकले हैं। नेक्स्ट है उसके दूसरे नंबर पे बृहस्पति के निकले। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है। अगर आकार की बात करें तो पृथ्वी का नंबर 5वां है, और दूरी की बात करें सूर्य से तो तीसरा है। जितने भी ग्रह हैं सभी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है ये पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सबसे जल्दी कौन चक्कर लगा लेता है सूर्य का, तो बुध लगाता है। फिर आगे देखेंगे पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। एक होती है घूर्णन, परिभ्रमण या फिर दैनिक गति। तीनों एक ही चीज़ है, घूर्णन, परिभ्रमण और दैनिक। इसे क्या कहते हैं, क्या चीज़ होती है, तो जो अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है इसी को कहते हैं घूर्णन, इसी को कहते हैं परिभ्रमण, इसी को कहते हैं दैनिक गति। अब परिभ्रमण और परिक्रमण में कन्फ्यूज़न होता है। परिक्रमण गति कौन सी है, तो सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। अगर अपने अक्ष पे लगाएगी तो उसे परिभ्रमण कहेंगे, और परिक्रमण को ही वार्षिक गति कहते हैं। तो पूछा जाता है कि घूर्णन गति या फिर जो परिभ्रमण गति होती है उसका क्या प्रभाव होता है, तो ये प्रभाव जो इम्पोर्टेंट है, दिन और रात इसी के कारण होता है। जो घूर्णन करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, इसी से दिन रात होता है, और इसी से कोरियोलिस बल जो काम करता है पृथ्वी पर, जिसमें हवाएं और धाराओं की भूमिका होती है। मतलब कोरियोलिस बल के कारण ही हवाएं जो होती हैं अपने मार्ग से विक्षेपित होती हैं। धाराएं जो बनती है समुद्र में, ये भी सभी कोरियोलिस बल के कारण होती है, और ज्वार भाटा भी इन्हीं के कारण आता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, तो दिन रात का छोटा और बड़ा होना। जो परिभ्रमण गति थी उसके कारण दिन रात होते थे, लेकिन जो छोटे बड़े होते हैं वो परिक्रमण गति के कारण होते हैं। मतलब सूर्य पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी हमारे यहाँ जब सबसे छोटा दिन होता है दिसंबर में, तो वो ये परिक्रमण गति के कारण होता है। परिक्रमण गति के कारण होता है जब सूर्य हमारे मकर रेखा पर चला जाता है, कर्क के पास नहीं रहता है, तब हमारे यहाँ दिन छोटा होने लगता है। अगर कर्क रेखा पे हम स्थित हैं, हमारे भारत से होकर कर्क रेखा जाती है, तो जब सूर्य इधर आता है तब हमारे यहाँ दिन बड़ा होने लगता है। तो ये सभी परिक्रमण गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन भी परिक्रमण की गति के कारण होता है। सूर्य की किरणों का तिरछा होना भी यही है। और उपसौर और अपसौर क्या होता है, ये भी इसी के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण। जब सूर्य हमारे सबसे पास होता है तब उसे उपसौर कहते हैं। और ये कंडीशन कब आती है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य सबसे पास होता है, लेकिन हमारे यहाँ ठंडी उस टाइम पे क्यों पड़ती है, सबसे पास होता है सूर्य फिर भी सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम कर्क रेखा पर नहीं चमकता है सूर्य, मकर रेखा पर चमकता है। ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, और ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, बीच में 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, ये है कर्क रेखा जहाँ पे हम स्थित है, यहाँ पे इंडिया है, और ये हो गया मकर रेखा। तो जब 3 जनवरी को सूर्य यहाँ पर रहता है मकर रेखा पर, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे पास में सूर्य 3 जनवरी को रहता है, तो हमसे बहुत दूर होता है इस टाइम पे, इसलिए हमें यहाँ पर ठंडी लगती है। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होंगे, वहाँ से मकर रेखा गुजरती है, वहाँ सूर्य सीधा चमकता है उस टाइम पे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है जनवरी के टाइम पे। और अपसौर क्या है, 4 जुलाई। अपसौर में सूर्य जो होता है वो सबसे दूर होता है, हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, इसी को अपसौर कहते हैं। अब इसे डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए सूर्य है तो 22 दिसंबर को, ये सभी चीज़ें चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी अयनांत। तो इस टाइम पे सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो जो देश मकर रेखा पर स्थित होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकेगा। और यहाँ पे जो हम लोग कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो इस टाइम पे यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा, ठंडी पड़ेगी। उसके बाद आता है ये तो हो गया दक्षिण अयनांत। और उत्तर अयनांत क्या होता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है 21 जून को, ये डेट इंपॉर्टेंट है। उत्तर अयनांत या फिर ग्रीष्म अयनांत जिसे कहते हैं, 21 जून को कहते हैं। और दक्षिण अयनांत या फिर शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है। फिर आता है उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है। ये उपसौर और अपसौर अलग चीज़ें हैं। ये 3 जनवरी को हो गया उपसौर, 4 जुलाई को होता है अपसौर।
21 जून को हो गया उत्तरी अयनांत, 22 दिसंबर को हो गया दक्षिण अयनांत। अब विषुव क्या है? विषुव जो है जब विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, बीच में 0 डिग्री पर जब सीधा चमकेगा तब हमारे यहाँ ना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो 21 मार्च का दिन हो गया, ये वसंत विषुव इसे कहते हैं। और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं, शरद विषुव। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। पूछा जाएगा एग्जाम में विषुव कब कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। हमारे यहाँ ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून को। शीत अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। अब देखेंगे सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो जब सूर्य जो है और पृथ्वी, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की छाया पृथ्वी पर नहीं, सूर्य जो है ये पृथ्वी पर इसके किरणें नहीं पहुंचती हैं, तो इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इस वजह से ये नहीं चमकता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो अगर पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो ये नहीं चमकेगा चंद्रमा, तो इससे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सुपर मून क्या होता है? तो सुपर मून जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे पास होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे पास होता है तो सबसे ज़्यादा तेज़ चमकता है और हमें बड़ा दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं सुपर मून। ब्लू मून क्या होता है? जब एक माह में 2 पूर्णिमा होती हैं, एक ही महीने में, एक ही कैलेंडर में 2 पूर्णिमाएँ आ जाती हैं, तो दूसरी वाली जो पूर्णिमा का चांद होता है उसे ब्लू मून कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखेंगे वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे निचली वाली परत जो होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, सभी मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। फिर आता है समताप मंडल, तो वायुयान उड़ने की जो दशाएं होती हैं वो सभी समताप मंडल में होती हैं। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल की जो ऊपरी वाली परत होती है और समताप मंडल की निचली परत, इसी में ओजोन परत होती है जिसका क्षरण हो रहा है। ओजोन डे कब बनाते हैं? 16 सितंबर को। फिर आती है समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, और यहाँ पे तापीय प्रतिलोपन की स्थिति पाई जाती है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं वैसे तो ताप को कम होना चाहिए, लेकिन मध्य मंडल में क्या होता है, यहाँ पे ताप बढ़ता जाता है। मध्य मंडल वाले एरिया में ताप बढ़ता है। आयन मंडल में क्या होता है? यहाँ पे संचार व्यवस्था प्रॉपर चलती है, मतलब जो संचार संबंधी उपग्रह यहाँ पर भेजे जाते हैं आयन मंडल में। बहिर्मंडल की क्या घटनाएं हैं? तो जो ऑस्ट्रेलियस और बोरियोलिस जो घटना होती है, जो नॉर्वे जो ध्रुवों के पे होती है, ऑस्ट्रियोलिस और बोरियोलिस, ये किसके कारण होती है पूछा जाता है एग्जाम में? तो बहिर्मंडल के कारण होती है। ये सभी चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखेंगे कि वायुमंडल में जो गैसेज हैं इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। फिर आता है ऑक्सीजन का नंबर, पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। फिर आती है आर्गन, पहले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, पहले ऑर्गन आती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, फिर हाइड्रोजन, फिर मीथेन। तो ये हमारा कम से कम 4 क्रम तो याद ही होना चाहिए, पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी चीज़ें रट ली। चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात जब जो हवा होती है, हवा का जो एक चक्र बनता है जिसमें बीच में निम्न वायुदाब होता है, केंद्र में इसके निम्न वायुदाब की स्थिति हो जाती है और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब हो जाता है, तो इसे चक्रवात कहते हैं। अब पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के चलने की विपरीत होती है। मतलब हमारी पृथ्वी जो है 2 गोलार्ध में बची, बीच में विषुवत रेखा है, बटी हुई है। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, इधर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत कहाँ चलती है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलती है जिसे वामावर्त कहते हैं। फिर दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में चलती है, दक्षिणावर्त चलती है। घड़ी की सुइयों की दिशा को दक्षिणावर्त बोलते हैं और इसके विपरीत को वामावर्त बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। ये सभी चीज़ें याद रखिए। भूकंप देख लेते हैं क्या होता है। ये है भूकंप का मूल, जहाँ से भूकंप उद्गारित होता है, मतलब जहाँ से निकलता है तो उसे भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ पे ऊपर पहुँचता है, जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, ये तो अंदर से निकल रहा है पृथ्वी के अंदर से, ऊपर वाले पॉइंट को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं या फिर एपिसेंटर बोलते हैं इसे। तो ये ऊपर से नीचे जब रहता है तो यहाँ पे मैग्मा बोलते हैं। जो लावा जब तक निकला नहीं रहता है बाहर, अंदर रहता है, तब तक उसे मैग्मा बोलते हैं। जब वो बाहर निकलने लगता है, बाहर आ जाता है, तब उसे लावा बोलते हैं। गहराई के आधार पर भूकंप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सामान्य भूकंप जो 0 से 50 किलोमीटर तक के अंदर से निकलता है। फिर मध्यवर्ती जो 50 से 250, फिर गहरे या पातालीय भूकंप से कहते हैं जो 250 से 700 किलोमीटर तक के होते हैं। और जो ऊर्जा निकलती है भूकंप के टाइम पे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा। टाइप्स ऑफ वेव्स कौन कौन सी होती हैं?
जो निकलती हैं भूकंप के टाइम पे। तो पहली हो गई प्राइमरी वेव्स, जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। ये किस टाइप की होती है? ये ध्वनि तरंग की तरह होती है, अनुदैर्ध्य तरंग की तरह होती है। पूछा जाए कौन सी तरंग जो भूकंप से निकलती है वो ध्वनि तरंग की तरह काम करती है, तो पी तरंगे या फिर प्राइमरी वेव्स। और ये तीनों माध्यम में चलती हैं, पी वेव्स तीनों माध्यम में चलती है, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेंगी। और इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है और ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। जो एस वेव्स होती हैं उनसे लगभग 66% इनकी गति अधिक होती है। फिर देखेंगे दूसरी वाली तरंग जो एस वेव्स होती हैं, जिसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं या सेकेंडरी वेव्स। और इनकी जो गति होती है वो प्रकाश की तरंगों की भांति होती है। मतलब पहली वाली जो पी थी वो ध्वनि तरंगों की तरह चलती थी, ये प्रकाश तरंगों की तरह चलती है। और ये सिर्फ ठोस माध्यम में चलती है। ये सिर्फ एस तरंगें जो होती है सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं, तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। इसी से हमें पता चलता है जो पृथ्वी का कोर है, कोर जो है उसके पहले कोई ऐसी लेयर है जो द्रवित है, मतलब कहीं पर पृथ्वी में द्रव है, इसी से पता चलता है। तो इसीलिए ये सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं, द्रव में लुप्त हो जाती हैं। ये पृथ्वी के कोर से नहीं गुजर पाती, इसीलिए हमें पृथ्वी के कोर का तरल होने का अनुमान पता चलता है, मतलब पृथ्वी के कोर में कहीं पे द्रव है, ये पता चलता है। फिर तीसरी वाली तरंगें जो आती हैं लॉन्ग पीरियड वेव्स या फिर एल वेव्स जिसे कहते हैं, धरातलीय तरंगें भी इसी को कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को ये प्रभावित करती हैं, सबसे लास्ट में आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनकी गति सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे लास्ट में पहुँचती हैं। और ये बहुत लंबे मार्ग का अनुसरण करके आती हैं, इसीलिए इन्हें टाइम लगता है। और कुछ तरंगें होती हैं जो इनके अलावा होती है, पी, एस और एल के अलावा होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो एक होती है पी स्टार, एस स्टार, ये पी और एस के बीच में चलती है। एक होती है पी जी और एस जी, ये तरंगें कुछ बाद में पता चली, इन्हें डिस्कवर किया गया है। पी तरंगे, एस तरंग, पी स्टार, एस स्टार और पी जी और एस जी, ये जो होती हैं इनकी पी जी और एस जी इनकी गति न्यूनतम होती है। और पी स्टार और एस स्टार के बीच में चलती हैं, कौन सी? ये कहाँ चलती हैं? पी और एस के बीच में। इनकी प्रकृति जो होती है वो पी एस की तरह होती है, इसलिए इसे पी स्टार और एस स्टार कहते हैं। ये दोनों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पी एस एल पे ज़्यादा फोकस करना है। भूकंपीय तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है? सीस्मोग्राफ। और इसके 3 स्केल होते हैं सीस्मोग्राफ के। 3 स्केल पे भूकंप को नापा जा सकता है। एक होता है रॉसी फेरल स्केल, जिसका मापक 1 से 11 तक नंबर होता है, 1 से 11 तक नंबर होता है इसमें। फिर मार्केली स्केल होता है, इसमें 12 मापक होते हैं। रिक्टर स्केल, इसमें 0 से 9 तक मतलब 10 मापक होते हैं, और यही वाला ज़्यादा यूज़ होता है रिक्टर स्केल। इसमें अगर एक स्केल से दूसरे स्केल पर, जैसे एक भूकंप 1 है दूसरा 2 है, तो दूसरा वाला जो पॉइंट होगा पहले वाले से 10 गुना ज़्यादा उसकी तीव्रता होगी, मतलब भूकंप जो दूसरा वाला होगा उसकी तीव्रता 10 गुना ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैप देख लीजिए, ये छाया क्षेत्र दिए गए हैं कि कहाँ पे कौन सी तरंग पहुँचती है, कहाँ पे कौन सी नहीं पहुँचती। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र क्या होता है? पी तरंग भी कहीं कहीं नहीं पहुँचती है। तो वो एरिया कहाँ है जहाँ पे कोई तरंग नहीं पहुँचती? तो 105 से 145 डिग्री तक कोई तरंग नहीं पहुँचती। ये मान लीजिए ये मूल है, ये बीच में कोर है, यहाँ से भूकंप की तरंगें निकली, ये तरंगें निकली, और ये मान लीजिए पी तरंगें हैं, तो ये सीधे सीधे आती हैं, और ये जहाँ पे ये बना है, ये डैश डैश बना है, यहाँ पे पी तरंगें नहीं पहुँच पाती, यहाँ पे विक्षेपित हो जाती हैं। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कोई तरंगें नहीं आती, मतलब यहाँ पे जो खाली स्थान दिया, ये डैश डैश दिया है, यहाँ पे पी तरंगें भी नहीं आती, यहाँ पे एस तरंगें भी नहीं आती। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र देखिए, ये तो पूरे इतने में नहीं आती, पूरा इतना जो क्षेत्र है यहाँ, मतलब यहाँ कोर के पहले कहीं पे द्रव है, इस वजह से तरंगें विक्षेपित हो जाती हैं और इस एरिया में नहीं आ पाती। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे कोई तरंग नहीं जाती, तो 105 से 145 डिग्री पर कोई तरंग नहीं जाती। ये एक भूकंप की बात है, मतलब कोई दूसरा भूकंप आएगा तो हो सकता है ये वाला एरिया कवर कर ले और कहीं पे और ना करे। तो इसमें जहाँ भी भूकंप का केंद्र होगा वहाँ से इतने डिग्री पे, 105 से 145 डिग्री पे कोई भी तरंग नहीं आती है, उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पहले जब लावा निकलता है तो ठंडा होकर पहले आग्नेय चट्टानों में कन्वर्ट होता है। यही आग्नेय चट्टानें कुछ टाइम के बाद समांतर रूप से ऐसे एक के ऊपर एक होती जाती हैं, तो उसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। फिर ये दोनों जब आग्नेय अवसादी में बदल जाती है, उसके बाद अवसादी जब रूपांतरित में बदलती है या फिर आग्नेय सीधे रूपांतरित में परिवर्तित हो जाए तो उसे रूपांतरित चट्टानें कहेंगे। रूपांतरित चट्टानें खुद भी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं, उसे रूपांतरित कहते हैं।
अब ज्वालामुखियों से बनने वाली कुछ स्थलाकृति होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर ज्वालामुखी मैग्मा निकल रहा है और वो अंदर ही अंदर क्षैतिज रूप से ऐसे मोटी परत के रूप में जाम हो जाए तो उसे सिल बोलेंगे। अगर वो ऐसे सीधे जा रहा है और लंबवत रूप से जाम हो गया तो उसे डाइक बोलते हैं। फैकोलिथ किसे बोलते हैं? जब गुंबद नुमा आकार में ऐसे जाम हो जाए तो इसे फैकोलिथ बोलते हैं। लेपोलिथ क्या होता है? जब अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में सबसे नीचे वाली परत बहुत अंदर में गहराई में बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में किसी भी आकार में अगर जमा हो जाए तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेकोलिथ क्या है? जब एक छत्रक नुमा आकार में ऐसे जाम हो जाए तो उसे लेकोलिथ कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये लावा पठार क्या होता है? जब ऊपर आके ऐसे पठार के रूप में जमा हो जाए लावा तब उसे लावा पठार कहेंगे। और ये ज्वालामुखी हो गया। ज्वालामुखी के ऊपर ये जो संरचना होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे सिंडर शंकु बोलते हैं पहले तो। उसके बाद जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे कार्डेरा बोलते हैं। और इसी कार्डेरा में अगर पानी भर जाता है तो उसे ज्वालामुखी झील बोलते हैं, जैसे कि लोनार लेक है। फिर आगे चलते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या निकलता है ज्वालामुखी से? गैस और जलवाष्प। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो जलवाष्प निकलता है। और विखंडित पदार्थ जो निकलते हैं उसमें धूल और राख के चट्टानी कण निकलते हैं, जिसे कहते हैं टफ। धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़ों को टफ कहते हैं। और जो मटर के दाने के आकार के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उसे लैपिली बोलते हैं। तो पूछा जाता है लैपिली किसे बोलते हैं? बड़े टुकड़ों को ब्रेसिया बोलते हैं। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लावा जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है तब बाहर निकल जाता है। जब भूगर्भ से जब बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। जब भूगर्भ के अंदर रहता है तब उसे मैग्मा बोलते हैं। एसिड लावा क्या होता है? तो ये सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है। एसिड लावा चिपचिपा होता है। और क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे लावा तुरंत निकलने के बाद यहीं आसपास ही जमा हो जाते हैं ऊपर ही, और इसे कंपोजिट शंकु कहते हैं। बेसिक लावा क्या होता है? ये पतला होता है बेसिक लावा, और इसमें ये दूर तक फैल जाता है। और इससे जो शंकु का निर्माण होता है उसे शील्ड शंकु कहते हैं। अब भ्रंशों के द्वारा निर्मित कुछ आकृतियाँ होती हैं। फ्रेंच कगार, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत्स पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत इसे बोलते हैं, हॉस्ट पर्वत, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? तो जब भ्रंश घाटी क्या होता है? जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं तब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, जिससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी का उदाहरण क्या है? तो जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी कौन सी? मृत सागर भ्रंश घाटी। और अफ्रीका में भी है जो न्यासा झील, टंगानिका झील, ये सभी झीलें बनी हैं वहाँ पे, विक्टोरिया झील, ये सभी भ्रंश घाटी में बनी है। और नील नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे भ्रंश घाटी क्या होता है। तो जब एक दो चट्टानें इधर उधर खिसकती रहती हैं, दोनों तरफ अगर खिसक जाती हैं तो बीच में ऐसे खाली जगह बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। इसमें उदाहरण क्या दिए हैं? मृत घाटी, स्पेंसर घाटी, मृत सागर। इसी असम की घाटी जो है इसका भी यही उदाहरण है। भ्रंश घाटी का उदाहरण है असम की घाटी। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? तो जब बीच में एक स्तंभ ऐसे खड़ा हो जाता है, इसके बीच वाला समतल वाला ऐसे ही रहता है और इसके बगल वाला जो एरिया है वो नीचे को धंस जाता है, तब इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। और इसका उदाहरण पूछा जाता है एग्जाम में, तो वाजेस पर्वत जो यूरोप का है, ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में, सेरा नेवादा जो कि अमेरिका कैलिफोर्निया में है, सतपुड़ा पर्वत भारत का, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हॉस्ट माउंटेन क्या होता है कि जब किनारे वाली चीज़ें ये सभी एरिया ऐसे ही रहे और बीच वाला पार्ट एक ऊपर उठ जाए। ऊपर वाले में क्या था ब्लॉक माउंटेन में कि बीच वाला भाग ऐसे ही था और इसके बगल वाले नीचे को जा रहे थे, तब ब्लॉक पर्वत बनता था। हॉस्ट पर्वत कब बनेगा? जब बीच वाला ऊपर को उठेगा और इसके किनारे किनारे वाले उसी जगह पे रहेंगे, बीच में ये उठा हुआ रहेगा, तब इसे कहेंगे हॉस्ट माउंटेन। इसका उदाहरण है जर्मनी का हॉस्ट माउंटेन। तो ये दोनों चीज़ अच्छे से देख लीजिए। ब्लॉक माउंटेन में क्या ऊपर जाता है? ब्लॉक माउंटेन में जो बीच वाला रहता है वो ऐसे ही रहता है, इसके बगल वाले नीचे जाते हैं। हॉस्ट में बीच वाला ऊपर को उठ जाता है, बगल वाले ऐसे ही रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विभिन्न स्थलाकृतियाँ देख लेते हैं। तो नदी द्वारा निर्मित कौन कौन सी स्थलाकृति होती है? पहले तो वी आकार की घाटी क्या होती है? जो ऐसे बन जाती है। नदियाँ जब ऐसे बगल से निकलती हैं तो वी आकार की घाटी बनाती हैं। और नदियों से बनता है जलप्रपात, जब ऊंचाई से पानी गिरता है तब जलप्रपात बनता है। छिप्रिका क्या होता है? जब पानी गिरता है लेकिन वो एक स्टेप्स रूप में ऐसे गिरता है, मतलब यहाँ से पानी गिरा, यहाँ से यहाँ गिरा, तो इसे कहते हैं छिप्रिका। जलोढ़ पंख क्या होता है? जब नदियाँ पहाड़ों से बहुत सारा जलोढ़ मतलब अवसाद लेके आती हैं और अपने रास्ते में ही जमा कर देती हैं, तो एक पंख नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। नदी विसर्प क्या है? जब नदियाँ ऐसे से बहती हैं तब इसे नदी विसर्प कहते हैं। गोखुर झील क्या होता है?
जैसे अगर ऐसे नदी बह रही है और बीच में आधी नदी ऐसे कट के अलग हो गई और इसने अपना रास्ता बदल लिया, तो यहाँ पे जो थोड़ा पानी भरा रहता है इसे गोकुड़ झील कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध मतलब अगर नदी बहुत ज़्यादा अवसाद लेके आ गई और अपने रास्ते में ही जमा कर दी आगे ही, और उसके बाद यहाँ पे इसका पानी फैलने लगा, तो इसे प्राकृतिक तटबंध बोलेंगे। फिर आता है डेल्टा। डेल्टा जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहुत बनता है। जब अवसाद लेके आती हैं नदियाँ, समुद्रों में गिरती हैं, तो यहाँ पे अपने अवसादों को छोड़ देती हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। नदी द्वीप का निर्माण जब नदियों के बीच में ही थोड़ी जगह छूट जाए और बगल से नदियाँ निकल जाएँ, बीच में अवसाद जमा कर दें अपने, तब इसे नदी द्वीप बोलेंगे। हिमानी द्वारा निर्मित आकृतियाँ देख लेते हैं। ये सभी आकृतियाँ इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी बनती है। यू आकार की घाटी जैसे वी आकार की बनती थी नदियों के द्वारा, वैसे यू आकार की बनती है हिमानी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जाम हो जाती है, इसे यू आकार ले लेती है इसे। लटकती घाटी क्या होता है कि जब एक हिमनद होता है उसमें दूसरा हिमनद आके अगर मिल जाए, जुड़ जाए, तो दूसरा वाला जो जुड़ता है उसे लटकती घाटी कहते हैं। नुनाटक क्या होता है कि जब एक हिमखंड जो है चारों तरफ से एक बड़े हिमखंड से ढक जाए, तब इसे नुनाटक कहेंगे। सर्क क्या होता है कि जब ऊपर से हिमानी नीचे गिरती है तो एक गड्ढे नुमा संरचना बना देती है, इसी को सर्क कहते हैं। एरीड क्या होता है, यही जब जो सर्क होता है इसका किनारा जब बहुत तीखा हो जाए, जब ये किनारे एकदम पतले हो जाते हैं, एक दूसरा सर्क भी बन जाए और बीच में ये जगह बहुत कम हो जाए, पतली संरचना बन जाए, तब इसे एरीड बोलेंगे। ड्रमलिन क्या होता है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब ऐसे संरचना बन जाती है, जो बर्फ़ की संरचना है ऐसे बन जाती है, बर्फ़ दिखाई देती है, उसी को ड्रमलिन बोलते हैं। एस्कर क्या होता है, तो जब ये बर्फ़ के टुकड़े जब छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएं, तब इसे एस्कर बोलेंगे। श्रृंग और या फिर हॉर्न क्या होता है, तो जब एक पहाड़ी है जो बर्फ़ की, वो हवाएं उसको काटने लगें, काट के एकदम पतला कर दें, तो ऊपर वाली जो संरचना है वो एक हॉर्न की तरह दिखाई देती है, जैसे मैटर्न हॉर्न होता है जो एक पहाड़ी है स्विट्ज़रलैंड में, तो ये हॉर्न का उदाहरण है। रॉस मुटाने क्या होता है, जब एक हिमानी है और इधर बहुत चिकनी मतलब हवा से ऐसे चिकनी हो गई और इधर की तरफ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में से उबड़ खाबड़ हो गई, तब इसे रॉस मुटाने बोलेंगे। हिमोड़ क्या होता है, मतलब जैसे जलोढ़ होता है वैसे हिम का जो अवसाद होता है इकट्ठा होता है, तब इसे हिमोड़ बोलते हैं। तो हमें प्री के लिए बस इतना याद रखना है कि कौन कौन सी हिमानी से निर्मित होने वाली आकृतियाँ हैं। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि कैसे बनती है ये, तब ये चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर पवन द्वारा निर्मित आकृति कौन सी होती है, अपवहन, बेसिन या फिर वातगर्त। मतलब अगर मरुस्थल है और उसमें से कहीं ऐसे गड्ढे नुमा संरचना में ऐसे जो हवा है वो निकाल लेती है बालू को, तब एक गर्त बन जाता है, उसी को कहते हैं वातगर्त। छत्रक शैल क्या होता है, मरुस्थलों में जब एक चट्टानी संरचना होती है और नीचे वाला जो एरिया होता है वो मुलायम चट्टानें होती हैं, तो उन्हें काट के हवाएं पतला कर देती हैं और ऊपर जो कठोर चट्टानें होती हैं वो वैसे ही खड़ी रहती हैं, तो इसे छत्रक शैल कहते हैं। स्तंभ क्या होता है, जब यही छत्रक शैल ऊपर वाला भी धीरे धीरे कटता जाता है हवा से ही, तब एक स्तंभ के रूप में ऐसे दिखाई देने लगता है, उसे बोलते हैं स्तंभ। यार्डंग क्या होता है, तो जब यही स्तंभ कई सारे स्तंभ इकट्ठे हो जाते हैं और तो इसे यार्डंग बोलते हैं। इसका आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इंसेलबर्ग क्या होता है, इंसेलबर्ग में यही छोटे छोटे हो जाते हैं, यही यार्डंग बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और एक बीच में नालियाँ जैसी बन जाती हैं, तो इसे कहते हैं इंसेलबर्ग। ज्यूरेन क्या होता है, ज्यूरेन देख लीजिएगा क्या होता है, याद नहीं आ रहा है अभी। बरखान होता है बालू का स्तूप, लोएस और प्लाया। बालू का स्तूप क्या होता है, जब ऐसे स्तूप नुमा संरचना बन जाती है बालू की, तब उसे बालू का स्तूप कहते हैं। और यही जब बालू का स्तूप जब बहा के मतलब अगर स्तूप बना हुआ है तो ये दोबारा हवा चलेगी तो एक जगह ले जाके सभी बालू को इकट्ठा कर देगी, तो इसे लोएस का मैदान का निर्माण होगा। प्लाया क्या होता है, जब एक मरुस्थल चारों तरफ मरुस्थल है, उसके बीच में कहीं पहाड़ आ गया और बीच में एक झील बन गई। चारों तरफ मरुस्थल था लेकिन इसके किनारे किनारे यहाँ पे पहाड़ आ गया, बीच में एक छोटी सी झील बन गई जो सूख रही है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो उसे प्लाया कहते हैं। तो प्लाया का उदाहरण क्या है, प्लाया का उदाहरण एक राजस्थान में झील है आना झील, वो प्लाया का उदाहरण है। नेक्स्ट है सागरीय जल से निर्मित संरचनाएं, भृगु या क्लिफ कहते हैं, एक संरचना होती है। तटीय कंदराएँ जो बन जाती हैं, गुफाएँ बन जाती हैं लहरों से। पुलिन जो बीचेस बनते हैं, मेहराब बनते हैं, स्टैग बनते हैं, रोधिकाएँ बनती हैं। और रोधिकाएँ मतलब जो किनारे ले जाके इकट्ठा कर देती हैं अवसादों को, बजरी वगैरह इकट्ठा हो जाती है, तो रोधिका का निर्माण होता है। तटबंध बन जाते हैं, मतलब दूर पे कहीं पे पानी ऐसे इकट्ठा हो गया समुद्र का और बीच में थोड़ी जगह बच गई तो इसे तटबंध कहेंगे। नॉर्वे का फ्योर्ड तट जो बहुत फेमस है, यहाँ पे सीधा एकदम जो समुद्र का जो
तट होता है बहुत सीधा होता है, डरावना होता है, तो इसे फ्योर्ड तट कहते हैं। डाल्मेशियन, ये यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट प्रसिद्ध है। रिया तट, और रिया तट का उदाहरण क्या है, पश्चिमी घाट हमारे रिया तट के उदाहरण है। हैफा तट इजराइल में स्थित है। निर्गत तट और लैगून झीलों का निर्माण भी समुद्रीय संरचना से होता है। अब शैल चक्र देखते हैं, तो शैल चक्र कैसे कैसे बनता है। पहले आग्नेयी चट्टानें होती हैं, इसमें तापमान और दाब का परिवर्तन आता है, तो ये कायांतरित या फिर रूपांतरित में परिवर्तित होती हैं, और इसी से आग्नेय से ही अवसादी बनती हैं। अब अवसादी किसमें, अवसादी भी कायांतरित में परिवर्तित हो सकती हैं, आग्नेय भी हो सकती हैं, और यही अवसादी जब गलन इसमें हो जाए तो मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, बाद में फिर यही आग्नेय बन जाती हैं, और रूपांतरित भी गलन से मैग्मा में परिवर्तित होती हैं, फिर आग्नेय बनती हैं। ये सभी ये क्रम चलता रहता है। इसी तरह से शैल का निर्माण होता है। अब कुछ आग्नेय चट्टानें जो रूपांतरित में कन्वर्ट होती हैं, याद रखनी चाहिए। ग्रेनाइट से बनता है नीस, तो ये पूछा जाता है नीस किससे बनता है, ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट आग्नेय है, नीस रूपांतरित। बेसाल्ट से सिस्ट बनता है, जो बाद में बनता है किसी चीज़ से, उसी को रूपांतरित कहते हैं। बेसाल्ट आग्नेय है, इसी से सिस्ट बनता है। अवसादी चट्टानों में देखेंगे शैल से क्या बनता है, ये सभी अवसादी हैं और इनसे ये बनने वाली रूपांतरित हैं। शैल से स्लेट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, बालूका पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, चौक और डोलोमाइट से संगमरमर बनता है, कॉन्ग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट बनता है। फिर रूपांतरित से रूपांतरित वाली स्लेट से फाइलाइट बनती है, फाइलाइट से सिस्ट बन जाता है, गैब्रो से सर्पेंटाइन बन जाता है। स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट, गैब्रो से सर्पेंटाइन। इसमें हमें जितना याद रह जाता है उतना ही इम्पोर्टेंट, मतलब उतना ही ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं याद रहती हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर सब चीज़ हमें नहीं याद हो सकती है तो इसे ध्यान से देखिए, जितना याद हो जाए उतना अच्छी बात है। अब सभी रेखाएं देख लेते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, बीच में गई 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। कर्क और मकर 23.5 डिग्री से जाती है, और ये हो गया आर्कटिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री से जाता है, और ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त। तो पूछा जाता है कर्क रेखा किस किस देश से जाती है। कर्क रेखा से जो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश स्थित हैं कर्क रेखा पे, बहामास और मैक्सिको। तो ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज हम याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। उत्तरी अमेरिका में बहामास और मैक्सिको हो गया। अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मैरिटोनिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। अगर इसे मैप में देखेंगे तो और आसानी से याद होगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये आपको ऑप्शन में दिखेगा तो शायद याद आ जाए। एशिया में सऊदी अरब, ओमान, यूएई, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर चीन और ताइवान। फिर से देख लीजिए, एशिया में सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं, तो पहले अमेरिका वाले देखेंगे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका के हैं। मकर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका से नहीं जाती है, उत्तरी अमेरिका से सिर्फ एक रेखा जाती है, कर्क रेखा। मकर रेखा में दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सा आएगा, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे। अफ्रीका के देश नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका से जाती है। एक ही महाद्वीप है जिससे ये मकर रेखा भी जाती है और विषुवत रेखा। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा भी गई थी और विषुवत भी जाएगी। तो विषुवत रेखा में दक्षिण अमेरिका पे कौन कौन से देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका में 0 डिग्री किससे जाती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। साओ टोमे और प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया में कहाँ कहाँ से जाती है विषुवत रेखा, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अब देख लेते हैं 0 डिग्री देशांतर क्या है। तो जो ऐसे जो क्षैतिज रूप से होती हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांश, और जो ऐसे होती हैं लंबवत रूप से इसे देशांतर बोलते हैं। बीच वाली जो होती है इसे बोलते हैं 0 डिग्री याम्योत्तर या 0 डिग्री जो टाइम निर्धारण वाली रेखा होती है। और ये कहाँ कहाँ से जाती है, तो यूरोप में ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जाती है। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। फिर अफ्रीका में कहाँ से जाती है, अफ्रीका में अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका में लास्ट में जाती है। अफ्रीका में कहाँ कहाँ, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोगो और घाना। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट। 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा के 5.5 घंटे आगे चलता है, मतलब हम 5.5 घंटे आगे हैं। और 180 डिग्री जो देशांतर है वो डेट लाइन होती है, और ये प्रशांत महासागर से बीच से गुजरती है। तो 0 डिग्री जो हो गई वो ये तो समय वाली रेखा हो गई, 0 डिग्री देशांतर। और 180 डिग्री जो देशांतर है जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये डेट लाइन होती है, ये डेट का निर्धारण करती है। अगर 180 डिग्री के हम पश्चिम में चलेंगे
तो एक दिन बढ़ता जाएगा, मतलब एक दिन को बढ़ा देंगे। अगर पूरब में जाएंगे 180 डिग्री के तो एक दिन कम होगा। तो ये सभी चीज़ें हमें याद रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।